नमस्कार साथियों, वेलकम टू ओनली सिविल सेवा। मिशन 2020 की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग आज एक पॉलिटी की नई सीरीज़ को ऐड करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, जून 2019 से अभी तक की जितनी भी करंट अफेयर्स में पॉलिटी की जितनी भी फैक्ट्स आए हैं, जितने भी न्यूज़ आई हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ फिर से एनालिसिस करेंगे। और ये जो हमारा डिस्कशन होगा, ये पूर्वावलोकन और साथ ही साथ लक्ष्मीकांत पर बेस्ड होगा। और इन दोनों को हम किससे रिलेट करेंगे, करंट अफेयर से। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सीरीज होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही साथ आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको उन्हें देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बिना देर किए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो डिस्कशन है। आज की हमारी डिस्कशन का पहला आर्टिकल है, निवेश तथा रोजगार हेतु 2 नई कैबिनेट समितियों का गठन किया गया है। देखिए, जून 2019 में क्या हुआ था, केंद्र सरकार ने 6 जो कैबिनेट समितियां थी उनका पुनर्गठन किया था, और साथ ही साथ निवेश तथा रोजगार के लिए 2 नई कैबिनेट समितियों का भी गठन किया था। वर्तमान में कुल 8 कैबिनेट समितियां हैं। क्या होती हैं कैबिनेट समिति? देखिए, कैबिनेट समिति जो होती है, कैबिनेट के भार को कम करने के लिए, यानी कार्यभार जो है इसका वर्कलोड कम करने के लिए एक संविधानेतर उपबंध है। संविधानेतर का अर्थ होता है कि जो ऐसा एक निकाय जो हमारे मूल संविधान में वर्णित नहीं है और इसका उपबंध बाद में किया गया किसी एक्ट के जरिए, ठीक है। तो ये जो है कैबिनेट समिति अनुच्छेद 77(3) के तहत बनाया गया भारत सरकार कार्य संचालन नियम के तहत बनाई जाती हैं, जो कि 1961 में बनाया गया था। अगर बात की जाए कैबिनेट समितियों के गठन की और इनके कार्य की, तो इनका गठन कौन करता है? या तो प्रधानमंत्री सीधे कर सकते हैं या फिर कैबिनेट करती है। अधिकांश समितियाँ जो होती हैं उनके प्रमुख कौन होते हैं? PM होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। साथ ही साथ अगर इनकी बात की जाए, इनका कार्य क्या है, तो इनकी मुख्य भूमिका जो होती है सुरक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था आदि से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श करना और उन्हें अंतिम रूप देना है, ठीक है। ये इनका कार्य हो गया, ठीक है। तो इन जो ऊपर के टॉपिक हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं तो उनकी उसमें हेल्प करती हैं कैबिनेट की, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करती हैं, सरकार को अपने नेताओं और सहयोगियों को अच्छी जिम्मेदारी निभाने में भी मदद करती हैं। कौन? कैबिनेट समितियाँ, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। कैबिनेट समिति की संरचना की बात की जाए तो प्रधानमंत्री जो होते हैं मोस्टली समितियों के अध्यक्ष होते हैं। केवल 2 समितियां ऐसी हैं जिनकी अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। कौन कौन सी हैं? एक संसदीय मामलों की समिति है और दूसरी आवास समिति जो है, इन दोनों की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। बाकी सभी जितनी भी हैं इनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। कैबिनेट समिति में अगर सदस्यों की बात की जाए तो 2 से लेकर 12 के बीच अभी इनमें जो है सदस्यों की संख्या है। जैसे जो नियुक्ति समिति है उसमें 2 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जबकि राजनीतिक मामलों और आर्थिक मामलों की जो मौजूदा कैबिनेट समिति है इसमें 12 सदस्य हैं। तो अभी वर्तमान में जो 8 समितियां हैं इनमें 2 से लेकर 12 तक के सदस्य संख्या है, ठीक है ना, आपको याद रखना है दोस्तों। अगर बात की जाए आर्थिक और संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति आमतौर पर बड़ी होती हैं, जबकि कैबिनेट समिति अस्थायी होती हैं, जिस कारण से प्रधानमंत्री जितनी चाहे उतनी कैबिनेट समिति का गठन कर सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि कैबिनेट समितियों द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय क्या क्या हैं। देखिए, कैबिनेट समिति ने अभी जो हाल ही में राफेल विमान आया है, इसके लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने इस डील को फाइनल कराया था, ठीक है, इसके सौदे को आगे बढ़ाया था। 2014 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने क्या किया था, जो 2014-15 सीजन थी, इसमें खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी थी, ठीक है। कुछ और भी हैं। 2003 में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCS ने भारत के परमाणु सिद्धांत के संचालन में हुई प्रगति पर चर्चा की थी, ठीक है। भारत का परमाणु सिद्धांत आपने अगर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। परमाणु सिद्धांत भारत का ये कहता है, भारत कहता है कि हम किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे जब तक कि हमें बाध्य ना किया जाए। अगर भारत को ज़्यादा बाध्य किया जाता तो भारत पहले परमाणु हमला कर सकता है, अदरवाइज अदर कंडीशन में भारत जो है किसी पर भी हमला नहीं करेगा। कुछ और भी इसमें रूल हैं दोस्तों, आप देख लेना। नेक्स्ट जो है 1999 में भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने के लिए भी जो ये CCS जो है इसने महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर प्ले किया था, ठीक है। तो ये कुछ कार्य हैं इनके इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं जो नई 2 कैबिनेट समितियाँ बनी इनके बारे में। तो देखिए, अभी एक जो पहली कमेटी बनी है उसका नाम है कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। यहाँ पर देखिए आप, एक मिनट, ये देखिए, कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। इस कमेटी में क्या है, इसकी अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री जी। 5 सदस्यीय समिति है, यहाँ पर देखिए आप। और इसका उद्देश्य क्या है, अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार देने के लिए विकल्पों पर विचार करेगी ये जो कैबिनेट समिति है, ठीक है। इसमें अगर बात की जाए अन्य सदस्यों की तो कौन कौन होगा? गृह मंत्री होंगे, इसमें सड़क परिवहन मंत्री होंगे और वित्त मंत्री होंगे। एक सदस्य इसमें कोई और है, ठीक है ना। तो ये 5 सदस्यीय समिति है, इसके बारे में आप इतने फैक्ट याद रखिए, काफ़ी हैं दोस्तों। दूसरी कमेटी की बात करें जो इस बार अभी गठित की गई है, इस कमेटी का नाम है, यहाँ पर देखिए आप, कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट।
ठीक है ना। ये देखिए, कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट इसका नाम है। इसका उद्देश्य क्या है? बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए विकल्पों पर विचार करना, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता भी कौन करेंगे? इसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करेंगे, ठीक है ना। इसमें कुल 10 सदस्य होंगे। आपको सदस्य संख्या याद रखनी है। जो पहली कमेटी है उसमें 5 होंगे, और जो दूसरी कमेटी है कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, इसमें 10 सदस्य होंगे, जिनमें कौन कौन है? गृह मंत्री शामिल है, वित्त मंत्री शामिल है, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शामिल है, रेल और वाणिज्य मंत्री शामिल है, ठीक है ना। इनके नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा। नाम कभी भी यूपीएससी या यूपीपीएससी नहीं पूछती है, ठीक है। चलते हैं आगे दोस्तों। बात करें अन्य 6 समितियों की जो कि जिनका पुनर्गठन हुआ है, उनमें कौन कौन सी हैं? देखिए, ये जो 6 समितियां हैं, ये कौन की हैं? नियुक्ति है, आवास, आर्थिक मामले, संसदीय मामले, राजनीतिक मामले, सुरक्षा, निवेश और विकास, रोजगार और कौशल विकास समितियां। ये सब समितियां इन मुद्दों से संबंधित हैं, ठीक है ना। बात करें अगर समितियां कितने प्रकार की होती हैं, बात की जाए दोस्तों समितियां कितने प्रकार की होती हैं, तो ये समितियां 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी समिति और तदर्थ समिति। स्थायी समिति अपने नाम के अनुसार होती है कि ये स्थायी होती है, और तदर्थ समिति कोई स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। कुछ विशेष समस्याएं हैं, उनसे निपटने के लिए समय समय पर तदर्थ समितियां बनाई जाती हैं, और कार्य समाप्त होने के बाद इन्हें खत्म कर दिया जाता है, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो ये था दोस्तों जो अभी नई कैबिनेट समितियाँ बनाई गई, इनके बारे में एक आर्टिकल। चलते हैं आगे, अगला आर्टिकल देखते हैं दोस्तों। अगला आर्टिकल हमारा नेशनल पीपुल्स पार्टी से संबंधित है, NPP। क्या हुआ है, क्या कंटेस्ट है? देखिए, नेशनल पीपल्स पार्टी को हमारे देश की 8वीं राष्ट्रीय पार्टी जो है घोषित किया गया है, ठीक है। क्यों घोषित किया गया है? क्योंकि इसने जो है राष्ट्रीय पार्टी बनने की एक शर्त को पूरा कर लिया है, और ये फैक्ट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि ये पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहली राष्ट्रीय पार्टी है। यहाँ पर आपको याद रखना है, ये जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहली राष्ट्रीय पार्टी है जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय पार्टी के बारे में। देखिए, निर्वाचन आयोग जो है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है कि उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्रदान करता है। जैसे कब? जब उन्हें जो है राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया जाता है। जैसे पार्टी को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा, और जो चुनाव से कुछ समय पहले जो है टेलीविज़न और रेडियो पर प्रसारण करने की अनुमति देना, ताकि जो पार्टियां वो अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के आधार पर राष्ट्रीय या राज्य स्तर की पार्टियों को 3 प्रकार से बांटता है। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? राष्ट्रीय पार्टी, राज्य पार्टी और क्षेत्रीय दल। तो इनमें से जो पहली और दूसरी पार्टी है, इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है, जबकि क्षेत्रीय दल के लिए कोई विशेष कंडीशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी कंडीशन ज़रूरी है राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए। पहले हम लोग बात कर लेते हैं देश की राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, बहुजन समाज पार्टी, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी, और अभी जो वर्तमान में बनी है कौन? नेशनल पीपल्स पार्टी। यहाँ पर इनके सिंबल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं आगे, देख लेते हैं क्या कंडीशंस हैं राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए। तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 3 शर्तें आवश्यक हैं। उनमें से कोई भी एक शर्त अगर कोई पार्टी पूरी करती है तो वो क्या बन जाएगी? राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। कौन सी पहली शर्त है देख लेते हैं। पहली शर्त है कि कोई भी पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें प्राप्त करे। देखिए यहाँ पर कंडीशन आप ध्यान से देखिए, 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर, और कितनी लोकसभा की सीटें प्राप्त करनी? 2% सीटें, ठीक है ना। तो वर्तमान में अगर हम मान लें कितनी सीटें हमारे पास वर्तमान में लोकसभा में 545 सीटें हैं, ठीक है ना। तो इसका 2% हमें यहाँ पर निकाल के इतना प्राप्त करना है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में, ठीक है। अगर 2 राज्यों में प्राप्त करेंगे तो हमें जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 3 राज्य कम से कम, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 3 राज्यों में हमें 2% सीटें यहाँ पर मिलनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, दूसरी कंडीशन भी है। यदि कोई पार्टी लोकसभा चुनाव में 4 सीटें जीते, या फिर विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करें, ठीक है। देखिए लोकसभा की 4 सीटें जीतने के अलावा लोकसभा या विधानसभा में कम से कम, देखिए उसके पास 4 सीटें तो होनी चाहिए, और उसके साथ साथ क्या है, लोकसभा या विधानसभा में
जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 4 राज्यों में 6% वोट भी प्राप्त करे। तो यहाँ पर 4 सीटें तो लोकसभा में होनी चाहिए। साथ ही साथ लोकसभा या विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं उसमें 4 राज्यों में, यहाँ पर आप देखिए 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करने, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन यहाँ पर कंबाइन करके एक कंडीशन बनाई गई है, 4 लोकसभा की सीटें होनी चाहिए। साथ ही साथ लोकसभा या विधानसभा चुनाव जो है उसमें 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त होने चाहिए। अगर ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, कोई बात नहीं, तीसरी कंडीशन भी यहाँ पर है कि यदि कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेती है तो उसे जो है राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया जाता है। तो ये जो कंडीशन है, इसकी कंडीशन अभी हम आगे देखेंगे कि राज्य पार्टी बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पर ज़रूरी होती हैं। दोस्तों, इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर कोई पार्टी फॉलो करती है तो जो है उसे राष्ट्रीय पार्टी यहाँ पर घोषित किया जाता है। चलते हैं आगे, देख लेते हैं राज्य पार्टी बनने के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं। तो राज्य पार्टी बनने के लिए 4 आवश्यक शर्तें हैं, जिनमें से कोई भी अगर एक पार्टी कोई भी एक शर्त पूरा करती है 4 में से, तो वो जो है वो क्या बन जाएगी, राज्य पार्टी बन जाएगी, ठीक है। देख लेते हैं पहली शर्त क्या है। पार्टी राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से कम 3% सीट जीते या कम से कम 3 सीटें जीते, जो भी ज़्यादा हो प्राप्त करती है। देखिए, मैं सिंपल लहजे में आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यूपी में कितनी सीटें हैं, यूपी में विधानसभा की कुल कितनी सीटें 404, ठीक है। इसका 3% निकालें तो कितना आएगा, लगभग आएगा ये हमारे पास 12 सीटें, ठीक है। 12 या 12.5 जो भी आए, ठीक है ना। तो 12 सीटें कम से कम यूपी में जीतनी चाहिए। अब यहाँ पर कहीं अगर बात की जाए गोवा की, तो गोवा में कितनी सीटें, गोवा में 40 सीटें हैं। तो 40 का 3% जो है वो 3 से कम आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम अगर देखें तो गोवा में 3% सीटों की कंडीशन नहीं लगेगी। गोवा में कौन सी कंडीशन लगेगी, यहाँ पर 3 सीटों वाली, ठीक है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, कोई भी पार्टी लोकसभा में उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 45 सीट में से 1 सीट प्राप्त करे। जैसे यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 80 सीटें अगर हम मान लें, तो 80 का कितना, हर 25 सीट में से 1 सीट निकालनी है, ठीक है। तो लगभग 3.5 या 4 सीट जो भी आए, तो लगभग 4 सीट आप यहाँ मान के चलिए, ठीक है। तो 4 सीट यहाँ पर यूपी में चाहिए किसी भी पार्टी को। अगर वो लोकसभा में जीतती है, 4 सीट लोकसभा चुनाव में 4 सीटें जीत लेती है, तो उसे राज्य पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों में कम से कम 6% मत प्राप्त करती है और साथ ही साथ कम से कम 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीट जीतती है, ठीक है। ये सिंपल आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अभी जो हाल ही में चुनाव हुए इसमें कम से कम 6% वोट मिले हों, ठीक है। और लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें 1 सीट मिली हो, और अगर विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें 2 सीटें मिली हों, ठीक है। तो 6% प्लस लोकसभा में 1 सीट मिली हो, लोकसभा का चुनाव अगर हुआ हो तो, और विधानसभा जो है उसमें 2 सीटें कम से कम मिली हो, तो जो है वो पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी बन जाएगी। अगर ये भी कंडीशन फॉलो नहीं होती तो चौथी कंडीशन है कि लोकसभा या राज्य विधानसभा के जो चुनाव है उनमें 1 भी सीट भले ही ना जीती हो, लेकिन उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% वोट जो है प्राप्त कर लेती है। देखिए, लोकसभा या विधानसभा का जब चुनाव हो रहा है तो किसी पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली, लेकिन उसने 8% वोट जो है वहाँ पर कवर कर लिए, ठीक है। तो उसे क्या है, उसे राज्य पार्टी वहाँ पर घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन है, इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो रही है तो जो पार्टी है वो राज्य पार्टी बन जाएगी। तो अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो MP लेट्स स्कीम के बारे में है। MP लेट की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। क्या कंटेस्ट है, देखिए राज्यसभा के जो उप चेयरमैन हैं इन्होंने इस स्कीम के क्रियान्वयन पर सवाल उठाए हैं। इस स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं, कंटेस्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस स्कीम की शुरुआत हुई थी दिसंबर 1993 में नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा, ठीक है। क्यों की गई थी, देखिए पहले MP जो थे उनके क्षेत्र के लोग उनके पास जाके कहते थे कि आप हमारे क्षेत्र में काम कराइए, जबकि ये काम तो होता ही नहीं है MP का काम होता है कि देश के लिए जो है कार्यपालिका व्यवस्थापिका में संबंध स्थापित करना, वहाँ पर जो है सरकार को चलाना। तो लोग सीधे सीधे चले जाते थे। तो अब क्या हुआ, अब MP ने इस मुद्दे को संसद में उठाया कि भाई जो है हमें थोड़ा बहुत जो है फंड दिया जाना चाहिए ताकि हम अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए रिकमेंड कर सकें अधिकारियों को। तो इसके लिए क्या हुआ, एक MP लेड स्कीम नरसिम्हा राव सरकार ने जारी की। इसमें क्या हुआ था, इसमें हर जो सांसद था उसे 5 करोड़ रुपया हर साल दिया जाता था, उसके नाम से अलॉट किया जाता था 5 करोड़ रुपया। और वो 5 करोड़ रुपया जो था वो अधिकारियों को, वो सांसद जो था अधिकारियों को सूचित कर सकता था कि आप हमारे क्षेत्र में इस फंड से इतना रुपया निकाल के इस जगह के विकास के लिए खर्च करिए। तो इस तरीके से स्कीम को चलाया जाता था। लेकिन क्या होता है, भ्रष्टाचार की वजह से इस स्कीम का सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो इस पर राज्यसभा के चेयरमैन ने सवाल उठाए। दोस्तों, बात की जाए अगर इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन की, तो कौन करता है इसका इम्प्लीमेंटेशन, पहले करता था ग्राम विकास मंत्रालय, और वर्तमान में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम,
ये मिनिस्ट्री अब जो है वर्तमान में इस स्कीम को देखती है। इस स्कीम से संबंधित पॉलिसी बनाना, फंड रिलीज करना, मॉनिटरिंग करना और मैकेनिज्म, ये सभी किसके अंतर्गत आता है? केंद्र लेवल पर इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। और राज्य स्तर पर एक नोडल डिपार्टमेंट बनाया जाता है। वो क्या करता है? वो लोकल लेवल पर स्कीम की मॉनिटरिंग करता है, ठीक है, क्रियान्वयन की निगरानी करता है और जो भी कार्य एमपी के द्वारा रिकमेंड किए जा रहे हैं उनको पूरा करने के लिए कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, ठीक है। कौन? नोडल डिपार्टमेंट, राज्य स्तर और यूटी स्तर। चलते हैं आगे, देख लेते हैं क्या होता है स्कीम में। इस स्कीम के तहत एक एमपी को हर वर्ष 5 करोड़ रुपए का फंड दिया जाता है और एमपी जो है वो स्थानीय जिला प्रशासन को सूचित करता है कि आप इस जगह के विकास के लिए इस फंड का यूज़ कीजिए, ठीक है। अगर बात की जाए नोडल डिपार्टमेंट की, तो ये राज्य स्तर पर नोडल डिपार्टमेंट देखता है और केंद्र स्तर पर इसका निगरानी कौन करता है? स्कीम की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, जिसका अभी हम बात कर चुके हैं पीछे। बात की जाए स्कीम के फीचर की, तो ये फुली फंडेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जीओआई के द्वारा फुली फंडेड स्कीम है, भारत सरकार के द्वारा। एक वर्ष में 5 करोड़ रुपया जारी किया जाता है एक एमपी के लिए। इस हिसाब से 5 वर्ष में 25 करोड़ रुपये जारी किए जाते हैं विकास क्षेत्र के लिए, विकास कराने के लिए एक एमपी के। अगर बात की जाए दोस्तों सीमाओं की, तो कुछ सीमाएं भी हैं यहाँ पर। क्या सीमाएं हैं? लोकसभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य करा सकते हैं, जबकि राज्यसभा सदस्य जिस राज्य से चुनकर आए हैं उस राज्य में कोई भी विकास कार्य करा सकते हैं, जबकि दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य हैं वो पूरे देश में कहीं भी अपने फंड का उपयोग विकास कार्य के लिए कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर लिमिट लगी हुई है कि आपको जो है 15% फंड अनुसूचित जाति वाले क्षेत्रों में खर्च करना होगा और साथ ही साथ 7.5% जो फंड है वो कहाँ खर्च करना होगा? अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों में। ये नहीं कि आप उठा के किसी भी एक क्षेत्र में लगा दिए, ऐसा नहीं है। अगर बात करें कोई अगर प्राकृतिक आपदा किसी क्षेत्र में आ जाती है तो यहाँ पर ये जो ऊपर की नियम है इनमें छूट दी जा सकती है। ये नहीं कि प्राकृतिक आपदा में भी आप वही एक कंडीशन लगा रहे हैं ऊपर वाली, तो इनमें आपको छूट दी जा सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। साथ ही साथ आपको डेली करंट अफेयर्स की भी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।